जो मौजूदा तरीके हैं उनसे कहीं आगे जाकर। तो आते हैं सबसे रोमांचक पहलू पर। जैसा कुछ स्रोत दावा करते हैं, अगर ये सफल हुआ तो दुनिया की बिजली की समस्या खत्म हो सकती है। इसका असल मतलब क्या होगा? अगर ये तकनीक व्यावसायिक रूप से काम करने लगती है तो हमारी दुनिया कैसे बदल सकती है? इसके परिणाम वाकई बहुत दूर तक जा सकते हैं। सबसे पहले तो सोचिए, जो जीवाश्म ईंधन है, कोयला, तेल, गैस, उन पर हमारी निर्भरता लगभग खत्म हो सकती है। इससे न सिर्फ हमारी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि जो जियोपॉलिटिक्स है वो भी बदल जाएगी, क्योंकि ऊर्जा के स्रोत कुछ ही देशों के हाथ में नहीं रहेंगे। फिर सही है। जलवायु परिवर्तन पर तो इसका सीधा सकारात्मक असर होगा, क्योंकि ये कार्बन मुक्त ऊर्जा है। बिल्कुल। लेकिन जरा बिजली से आगे सोचिए। सस्ती, भरपूर और साफ ऊर्जा का मतलब क्या है? हम समुद्र के पानी को बड़े पैमाने पर पीने लायक बना सकते हैं डिसैलिनेशन करके। हाँ, पानी की कमी वाले इलाकों के लिए तो ये वरदान होगा। बिल्कुल, ये उद्योगों को ऊर्जा दे सकता है। शायद वर्टिकल फार्मिंग जैसी चीजों को बढ़ावा मिले, जिससे खाद्य सुरक्षा बढ़े। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को और ज्यादा व्यावहारिक बना सकता है। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भी दरवाजे खोल सकता है, क्योंकि फ्यूजन रॉकेट सिद्धांत रूप में बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। अरे वाह! तो हाँ, ये वाकई एक सभ्यता को बदलने वाली तकनीक हो सकती है। ये भविष्य की एक बहुत ही आकर्षक तस्वीर है। लेकिन जैसा कि कई स्रोत सावधानी बरतने को भी कहते हैं, ये राह आसान नहीं है। चुनौतियां तो पहाड़ जैसी हैं। चले उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, आशा रखना जरूरी है, पर यथार्थवादी होना भी उतना ही जरूरी है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और कई स्तरों पर हैं। पहली तो है लागत, यानी कॉस्ट। हाँ, वो तो आपने आईटर का उदाहरण दिया ही था। हाँ, ITR जैसे प्रोजेक्ट्स दुनिया के सबसे महंगे वैज्ञानिक प्रयासों में से हैं। जो शुरुआती अनुमान थे, उनसे लागत कई गुना बढ़ चुकी है। सवाल यह है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर दशकों तक निवेश जारी रखा जा सकता है, खासकर तब जब व्यावसायिक रिटर्न की कोई गारंटी ना हो। क्या भविष्य के रिएक्टर इतने किफायती बन पाएंगे कि वो कोयले या गैस से मुकाबला कर सकें? ये बड़ा सवाल है। सही बात है। दूसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती है तकनीकी जटिलता। हमें वो 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म प्लाज्मा को कंट्रोल करना है। हाँ, वो कैसे करते हैं? देखिए, इसके दो मुख्य तरीके हैं जिन पर काम हो रहा है। एक है चुंबकीय परिरोध या मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट, जैसे ITR, और जो दूसरे टोकामाक डिजाइन है उनमें यही होता है। टोकामाक वो डोनट जैसा आकार होता है ना? हाँ बिल्कुल, एक डोनट के आकार का वैक्यूम चेंबर होता है और उसमें बहुत शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके प्लाज्मा को सीमित रखा जाता है, दीवारों से दूर। इसके लिए बहुत बड़े सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट चाहिए होते हैं। सुपर कंडक्टिंग मतलब बहुत ठंडे। हाँ, अत्यधिक ठंडे तापमान पर रखना पड़ता है उन्हें, करीब -269 डिग्री सेल्सियस पर। अब सोचिए, एक ही मशीन में ब्रह्मांड के सबसे गर्म तापमानों में से एक और सबसे ठंडे तापमानों में से एक, दोनों को संभालना। बाप रे, ये तो इंजीनियरिंग का कमाल है। तो कमाल, लेकिन इसे लंबे समय तक स्थिर रखना बहुत मुश्किल है। दूसरा तरीका है जड़त्वीय परिरोध या इनर्शियल कन्फाइनमेंट। वो अमेरिका वाला NIF? हाँ, जैसे NIF में होता है। उसमें क्या करते हैं कि ईंधन का एक छोटा सा कैप्सूल लेते हैं, ड्यूटेरियम ट्रिटियम का, और उस पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजरों से 1 सेकंड के अरबवें हिस्से के लिए बमबारी करते हैं। लेजर से? हाँ, इससे वो कैप्सूल अंदर की तरफ फटता है, मतलब इम्प्लोड होता है, और उससे बहुत ज्यादा घनत्व और तापमान पैदा होता है और फ्यूजन शुरू हो जाता है। अच्छा। अभी हाल में नाइफ ने वो नेट एनर्जी गेन हासिल करने में सफलता पाई है। मतलब जितनी लेजर एनर्जी दी, उससे ज्यादा फ्यूजन एनर्जी मिली, Q1 जिसे कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। हाँ, ये तो सुना था। तो इसका मतलब हम व्यावसायिक फ्यूजन के बहुत करीब आ गए हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक सफलता तो है, इसमें कोई शक नहीं। इसने ये दिखा दिया कि फ्यूजन से नेट ऊर्जा लाभ संभव है। ये दशकों से एक लक्ष्य था, लेकिन हमें ये समझना होगा कि नाइफ में जो Q1 मिला है, वो सिर्फ लेजर ने जो ऊर्जा ईंधन कैप्सूल को दी, उसकी तुलना में है। अच्छा। हाँ, अगर हम पूरे सिस्टम को देखें, मतलब उन लेजरों को चलाने के लिए जो बिजली लगी, तो कुल मिलाकर अभी भी ऊर्जा का नुकसान ही है। एक असली पावर प्लांट के लिए हमें Q का मान बहुत ज्यादा चाहिए होगा, शायद 10 या उससे भी ज्यादा। और इसे लगातार करना होगा, 1 सेकंड में कई बार दोहराना होगा। तो ये एक बहुत जरूरी कदम है, पर मंजिल अभी भी काफी दूर है। समझ गया। और चुनौतियां?
तीसरी बड़ी चुनौती है सामग्री विज्ञान, मतलब मटेरियल साइंस। रिएक्टर के अंदर की जो दीवारें होंगी उन्हें अत्यधिक गर्मी झेलनी होगी, तीव्र न्यूट्रॉन रेडिएशन झेलना होगा, प्लाज्मा कणों की बमबारी झेलनी होगी। हमें ऐसी सामग्री बनानी होगी जो इन भयानक परिस्थितियों को सालों तक झेल सकें, बिना कमजोर हुए या बिना बहुत ज्यादा रेडियोधर्मी बने। ये एक बहुत बड़ा रिसर्च एरिया है अभी। आपने रेडियोधर्मिता का जिक्र किया। पहले कहा गया था कि फ्यूजन स्वच्छ है और इसमें फिशन जैसा खतरनाक कचरा नहीं होता, लेकिन क्या ये पूरी तरह सच है? कुछ स्रोत ये भी चिंता जताते हैं कि रिएक्टर की दीवारें न्यूट्रॉन विकिरण से एक्टिवेट हो सकती हैं और उनसे भी कुछ कचरा निकलेगा। ये एक बिल्कुल वैलिड पॉइंट है और ये स्वच्छ शब्द की परिभाषा पर निर्भर करता है। देखिए, फ्यूजन प्रक्रिया खुद से वो लंबे समय तक रहने वाला हाई लेवल रेडियो एक्टिव कचरा नहीं बनाती जैसा फिशन में होता है। ईंधन यानी ड्यूटेरियम और मुख्य उत्पाद यानी हीलियम वो रेडियोधर्मी नहीं है। ठीक है। और जो निकलते हैं, हाँ, फ्यूजन रिएक्शन में निकलने वाले तेज न्यूट्रॉन रिएक्टर की जो बनावट है, जो दीवारें हैं, ब्लैंकेट हैं, उनसे टकराएंगे और उन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं, मतलब उन्हें रेडियोधर्मी बना सकते हैं। अच्छा, तो कचरा तो बनेगा? हाँ, कुछ मात्रा में बनेगा। ये रेडियोधर्मिता जो होगी वो फिशन कचरे की तुलना में कम समय तक रहेगी, शायद कुछ दशक या 100 साल, लेकिन इसे फिर भी सावधानी से संभालना होगा और निपटाना होगा। इसलिए ये कहना कि फ्यूजन पूरी तरह कचरा मुक्त है शायद सही नहीं होगा। लक्ष्य ये है कि ऐसी सामग्री विकसित की जाए जो कम एक्टिवेट हो और जल्दी से सुरक्षित स्तर पर वापस आ जाए। तो हाँ, ये फिशन की तुलना में क्लीनर है, पर पूरी तरह से क्लीन नहीं। तो कुल मिलाकर ये भविष्य का विज्ञान है जो ऊर्जा संकट जैसी हमारी एक बहुत बड़ी समस्या का एक संभावित समाधान दे सकता है। लगता तो साइंस फिक्शन जैसा है, पर दुनिया भर की लैब्स में इस पर असली प्रगति हो रही है, भले ही धीमी गति से हो रही हो। हाँ बिल्कुल, ये विज्ञान, इंजीनियरिंग और शायद सबसे महत्वपूर्ण जो अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, जैसे ITR में दिखता है। हाँ, वो तो है। उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने का एक अद्भुत प्रयास है। ये दिखाता है कि मानवता अपनी ऊर्जा जरूरतों को स्थायी रूप से पूरा करने के लिए कितने बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखने को तैयार है, भले ही रास्ता दशकों लंबा हो और अनिश्चितताओं से भरा क्यों ना हो। ये धैर्य, दृढ़ता और इनोवेशन की परीक्षा है। चलिए, आज की इस चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें संक्षेप में दोहराते हैं। हमने देखा कि कृत्रिम सूर्य परियोजनाएं वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत का इस्तेमाल करके, जैसे सूरज करता है वैसे ही धरती पर लगभग असीमित और कार्बन मुक्त ऊर्जा बनाने का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी वैश्विक प्रयास है, और दुनिया की बड़ी शक्तियां इसमें भारी निवेश भी कर रही हैं। बिल्कुल ही, इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। ऊर्जा सुरक्षा दे सकता है, जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद कर सकता है और शायद पूरी सभ्यता का ही रूप बदल दे। लेकिन हाँ, हमें यथार्थवादी भी रहना होगा। रास्ता बहुत मुश्किल है, अत्यधिक लागत है, सूरज से भी ज्यादा तापमान को कंट्रोल करने की जटिल तकनीक है, टिकाऊ सामग्री की खोज करनी है, ट्रिटियम ब्रीडिंग जैसी इंजीनियरिंग चुनौतियां हैं। ये सब असली बाधाएं हैं। हाल की सफलताओं के बावजूद व्यावसायिक फ्यूजन ऊर्जा अभी भी शायद कई दशक दूर है और सफलता पक्की नहीं है। स्रोत हमें इस तकनीक की जो अपार क्षमता है और जो गंभीर चुनौतियां हैं उनके इस जटिल संतुलन के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन चलिए एक कदम और आगे सोचते हैं। कल्पना करें कि भविष्य में कभी ये तकनीक सफल हो जाती है और ऊर्जा सच में लगभग असीमित, बेहद सस्ती और अपेक्षाकृत साफ हो जाती है। तो सिर्फ बिजली सप्लाई से आगे सोचिए, हमारा समाज, हमारी अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि हमारे शहर, हमारे जीने का तरीका, वो कैसे बदल सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या रेगिस्तान हरे भरे हो जाएंगे? क्या अंतरिक्ष यात्रा आम हो जाएगी? या फिर क्या इतनी सस्ती ऊर्जा कुछ नई ऐसी